हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा दंगल सीरीज का तीसरा दिन है। 2 दिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया और मॉर्निंग 7 AM का आपने टेस्ट भी ज़रूर से ज़रूर दिया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे कमेंट सेक्शन में जाकर के बोल रहे थे कि सर इंग्लिश में पेपर दीजिए, उनको हमने टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश में भी पेपर सेंड कर दिया है। वहाँ पर आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स रहेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसा आप लोग भी बोल रहे थे और हम भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चों न्यूमेरिकल्स हैं, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जितने भी क्वेश्चन इसमें आपको कराए जाएंगे सबको आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा टास्क में, जिसको आपको खुद से भी करना होगा, जो एक तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों और अपने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बच्चों, किसी इंजन की सामर्थ्य एक अश्व शक्ति है। अश्व शक्ति मतलब बच्चों हार्स पावर होता है, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे, आराम से सुनते चलिएगा। किसी इंजन की, कोई इंजन है बच्चों, उसकी सामर्थ्य मीन्स उसकी पावर गिवन है 1 अश्व शक्ति मीन्स 1 हार्स पावर दिया है। उसका तात्पर्य क्या है, उसका क्या मतलब है? बच्चों आपको पता है कि एक अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है और जो वाट है उसको जूल पर सेकंड भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको फार्मूला पता है बच्चों, पावर का बोर ना होइएगा, आराम से समझते चलिएगा। ठीक है, पावर का बच्चों आपको फार्मूला पता है, P=W/T होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग वाट कहते हैं, या जो हमारे पास W है उसका मतलब क्या है, वर्क है। वर्क का यूनिट जूल होगा, अपॉन टाइम सेकेंड होता है, तो जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों की 1 हार्स पावर जो होता है, ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, 1 हार्स पावर जो होगा बच्चों किसके किसके इक्वल हो सकता है, 746 वाट भी कह सकते हो और जूल पर सेकेंड भी आप लोग इसको कह सकते हो। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या गिवन है बच्चों। पहला ऑप्शन गिवन है, इंजन 746 न्यूटन बल आरोपित करता है। ठीक है, इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल पर सेकंड है। तो यही ऑप्शन बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ रही है बातें? अच्छे से समझते चलिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस वर्क, पावर एंड एनर्जी के हैं, अच्छा इस चैप्टर को हमने बच्चों काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया है, अभी इस वीडियो में उसके क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसके कंसेप्ट को नहीं सीखा होगा, कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चैप्टर को आप पूरी तरीके से देख के वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, एक घोड़ा 20 न्यूटन बल के द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। ध्यान सुनिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि एक घोड़ा 20 न्यूटन बल के द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य बच्चों है क्या, एक हार्स है जो 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है और उस गाड़ी को 5 मीटर तक डिस्प्लेस्ड कर देता है, विस्थापित कर देता है बच्चों। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन इक्वल टू आपको पढ़ाया गया बच्चों, W क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, W बच्चों FS होता है, आपको पढ़ाया जा चुका है। तो F की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी दी गई है, 20, और S की वैल्यू बच्चों 5 दी गई है, तो 20 × 5 यही आपका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप कहोगे सर बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, अभी धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और कई सारे न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा आप लोग और हमारे साथ सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। कह रहे बच्चों, 10 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया है बच्चों 10 kg और पृथ्वी से, अर्थ सरफेस से उसको 10 मीटर ऊंचे तक लेके जाया जा रहा है। कह रहा है वहाँ तक लेके जाने में कितना वर्क डन होगा। तो जो वर्क डन होगा बच्चों वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने का फार्मूला होता है बच्चों P=mgh होता है ना। तो P=m की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 kg। ठीक है,
और इंटू जी यहाँ हम कितना यूज़ करेंगे 9.8 यूज़ करेंगे, और कितनी ऊंचाई तक जाता है 10 तक। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 980 ना, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 98 हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा 980 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम आपको बताते चलें कि अभी तक जो हमने आपको क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको शायद काफ़ी इजी लगा होगा, बट बच्चों को 2008 में, ठीक है 2008 में पूछा जा चुका है। अभी ये तो नहीं पूछा गया था जो तीसरा बताया। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझते चलिएगा और क्वेश्चन को कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको करवा रहे हैं। कह रहा है बच्चों, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से, एक पिंड पर, एक ऑब्जेक्ट है जिस पे 40 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, वह बल की दिशा में 60 अंश होगा, 60 अंश के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है बल द्वारा किया गया कार्य। मतलब जो है किसी ऑब्जेक्ट पर 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और वहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा वो 60 डिग्री और 20 मीटर डिस्प्लेस्ड हो जाता है। जब एंगल पर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके लिए आपको पढ़ाया गया था बच्चों कि W इज इक्वल होता है FS cos थीटा, याद है आपको। तो W इक्वल टू F कितना है बच्चों 40 है ना, S कितना है आपके पास 20 है, और cos थीटा का मतलब बच्चों cos 60 की वैल्यू सर 1/2 होती है। इसको काट दीजिए, 2 दहम्मा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 और गुणे 10 माने कितना आ जाएगा 400 जो होगा बच्चों, यही आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें, आराम से समझा रहे हैं, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। आज 9 तारीख है, 9 के बाद 10 और 11, 2 दिन आपके पास और समय बचा हुआ है। ऐसे ही लगे रहिए। जान लीजिए आपका टेस्ट हो रहा है। वीडियो के लास्ट में बच्चों मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको है। इंग्लिश वाले बच्चे हमारे काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इंग्लिश में। बच्चों इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखने में पेपर काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रहे हैं। शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहे हैं यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए। ध्यान दो बच्चों, कह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी गतिज ऊर्जा मीन्स उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, उसको 4 गुनी करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। कितनी गुनी करने के लिए बोला जा रहा है सर, 4 गुनी करने के लिए बोला जा रहा है। तो कह रहे हैं कि ये बताइए कि उसका संवेग हो जाएगा, उसका संवेग कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम आपको संवेग में और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बता देते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछाता है। संवेग का मतलब बच्चों मोमेंटम होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा हो गया। कह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको 4 गुना कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा। देखो बच्चों, गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी बच्चों तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा, क्योंकि P इक्वल टू mv होता है। तो देखो यहाँ पर जो रिलेशन यूज होता है वो है बच्चों P इज इक्वल टू, ध्यान से इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। P इज इक्वल टू होता है बच्चों 2 मतलब √2mk होता है। बातें समझ में आ रही हैं। तो देखो यहाँ पर जो है हमारा P, ये बच्चों मोमेंटम है, मतलब ये संवेग है, और M मीन्स मास है, और K मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी है। बातें समझ में आ रही हैं। अब देखो यहाँ पर पहले का मोमेंटम ये है, पहले का मोमेंटम और पहले काइनेटिक एनर्जी K है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम कर दी जाती है, मतलब जो K होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 4K हो जाएगा। ऐसा इसने कहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम 4 टाइम कर देते हैं। जब 4 टाइम कर देंगे तो नया जो हमें मोमेंटम मिलेगा, नया जो संवेग मिलेगा वो कितना होगा √ यहाँ पर 2m और इनटू बच्चों कितना लिखोगे आप लोग 4K। देख रहे हैं ना, अब इसी 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2 बाहर आएगा तो 2 के अंदर बचेगा। अब ये जो 2m आपको दिख रहा है बच्चों, ये किसका मान है P का, तो बराबर कितना हो गया 2P हो गया। इसका मतलब हमारा जो P डैश है वो किसके बराबर है 2P के बराबर है। इसका मतलब जो नया वाला संवेग होगा वो पहले संवेग का कितना गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। कुल मिला करके उसका वर्गमूल निकाल लिया गया है। फाइनली हम आपको ये बताएं कि अगर गतिज ऊर्जा में 4 का परिवर्तन हुआ तो उसके संवेग में √4 का परिवर्तन होगा,
उसमें 16 का परिवर्तन हुआ, तो इसमें बच्चों 4 का अंडर रूट 16 का परिवर्तन होगा। बस यही ट्रिक आप लोग याद रख लीजिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा बच्चों, इसमें आपको क्या मिल रहा है कि पहले का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों यहाँ पर आपका वो करेक्ट हो जाएगा। कितना गुना सर, 2 गुना। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आराम से समझते चलिए बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बोर तो नहीं हो रहे हो भाई, याद करते रहो, जान लगाए हो जानने नहीं दोगे, जान लगा देंगे जाने नहीं देंगे। इसको हमेशा बार बार ध्यान रखा करिए, अपने मन में एक जुनून बनाए रखिए जो उतरना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। लिखा है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, एनर्जी की यूनिट इसमें कौन सी नहीं है। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एनर्जी की यूनिट इसमें कौन सी नहीं है। जूल एनर्जी की ही यूनिट है, आपको पता है बच्चों। न्यूटन मीटर, ये भी W=F वही एनर्जी की ही यूनिट है। मेगावाट जो है बच्चों ये पावर की यूनिट होती है। सो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। मीन्स जो मेगावाट है वो पावर की यूनिट होती है ना, वो क्षमता की या शक्ति की यूनिट होती है। तो ये जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। कह रहा है दो वस्तुओं के संवेग समान हैं। दो वस्तुओं के संवेग क्या है बच्चों, समान है। उनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं तथा उनकी गतिज ऊर्जा k1 और k2 हैं। तो अनुपात k2/k1 का मान होगा। ध्यान से समझो बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको रिलेशन बताया किसके किसके लिए, संवेग के लिए। तो जैसे पहले ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो P = √2m1k1 होगा। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। ठीक है, पहले के लिए। दूसरे के लिए जब हम बात करेंगे तो P = 2√m2 और k2 होगा ना, यही तो होगा। अब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। या दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो बचे कितना सर, 2m1k1 और ये बराबर हो जाएगा 2m2k2 के। सर कैसे बराबर हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, m1 बच्चों नीचे जाएगा तो m2/m1 आएगा, और ये इधर आएगा तो k1/k2। लेकिन आपको निकालना क्या है, k2/k1। अब देखो ये k1 इधर जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, k2/k1 इधर मिल जाएगा, ये k1 इधर जाएगा तो, और m2 इधर आएगा बच्चों तो क्या मिल जाएगा आपको, m1/m2 मिल जाएगा। कहने का मतलब k2/k1 जो है आपका वो m1/m2 के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। जो रिलेशन मैंने आपको बताया था वो रिलेशन अगर आप ध्यान रखेंगे तो उससे कई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। रिलेशन क्या बताया है हमने, याद रखेंगे सदैव बच्चों आप लोग, P = √2m k। ठीक है सर, ये m क्या है, मास है, k क्या है सर, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर का टुकड़ा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर का टुकड़ा 25 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो उस क्षण उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा क्रमशः होगी। अब सुनो ध्यान से, अगर हम बात करें कि जब वो सबसे ऊंचाई पर था, मतलब 1 किलोग्राम तो उसका द्रव्यमान था जब वो 25 मीटर की ऊंचाई पर था, तो अगर हम उस समय बच्चों क्या करने, उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी स्थिर ऊर्जा निकालना चाहें तो फार्मूला क्या यूज होगा, P = mgh यूज होगा। समझिएगा आराम से बच्चों, mgh यूज होगा तो हम लोग यहाँ से P = पाएंगे क्या, P = माने पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं जब वो 25 मीटर की ऊंचाई पर था। तो mgh, m माने 1 और g का मतलब 10 ले लेते हैं, और बच्चों यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, h का मान 25 ले लेते हैं। ठीक है, जब आप 25 ले लेते हैं, इसको जब गुणा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, 250 ना। इसका मतलब जो एकदम मैक्सिमम हाइट पर जब ये था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ध्यान दीजिएगा, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इसकी जो स्थिर ऊर्जा थी वो बच्चों कितनी थी, 250 जूल थी। ठीक है, अब ये नीचे आ गया, 4 मीटर की ऊंचाई पर आ गया। अब 4 मीटर की ऊंचाई पर इसकी निकालेंगे तो हम कितना आएगा बच्चों, यहाँ आएगा 25, ठीक है, गुणे में
25 नहीं, मीटर तो यहाँ पर जो डिस्टेंस थी 25 तो चेंज हो गई ना बच्चों, 25 नहीं है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा आप लोग। जब 4 मीटर नीचे आ जाएगा तब इसकी जब स्थिर ऊर्जा निकालेंगे तो क्या होगा, mgh फिर से लगाओगे, m का मान 1 रखोगे, g का मान बच्चों 10 रखोगे, h का मान 4 रखोगे, तो यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा वो 40 मिलेगा। इसका मतलब ध्यान सुनिए बच्चों, बस फाइनली आपको ये समझ में आ गया कि जहाँ पर एकदम ऊंचाई पर जब था तो इसकी स्थिति 250 थी, और जब नीचे आगे इसकी स्थिति कितनी हो जाएगी, 40 हो गई। बातें समझिए अब ध्यान से बच्चों। गतिज ऊर्जा यहाँ आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक सिद्धांत पढ़ा है कि जब कोई गिरती हुई वस्तु होती है तो किसी भी बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल सदैव नियत होता है। तो जब वो हाइट पर थी तो उस समय उसकी स्थिर ऊर्जा 250 थी, वहाँ पर गतिज ऊर्जा थी नहीं। अब जब वो 4 मीटर की ऊंचाई पर आकर के पहुंचेगी तो उस सिचुएशन में उसकी गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का जो योगफल होगा 250 ही होना चाहिए। अब उसमें से 40 जो है उसकी स्थिर ऊर्जा आपने पता कर लिया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपने पता कर लिया है। तो अगर हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी पता करना है, उसकी गतिज ऊर्जा 250 में से 40 घटा दीजिए, क्योंकि वही दोनों का सम हमेशा 250 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर हमें कौन सा करेक्ट मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों वो हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 40 जो है 4 मीटर की ऊंचाई पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। कुल एनर्जी हमेशा 250 रहेगी, 250 में से 40 घटा दोगे तो 210 आपको वहाँ पर प्राप्त होगा। 210 और 40 जूल जो है बच्चों वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको वहाँ से मिल जाएगी। समझ में आ रही है बातें। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी डिटेल में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे 500 ग्राम का पिंड 40 मीटर पर सेकंड के वेग से हवा में फेंका जाता है, पिंड की अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा होगी। बच्चों देखो, आपको पढ़ाया गया है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, जिस एनर्जी से आप उसको यहाँ से फेंकोगे वही एनर्जी जाकर के उसके पोटेंशियल एनर्जी, उसकी स्थितिज ऊर्जा, मतलब जब हम उस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, जब उस वस्तु को हम फेंक रहे हैं तो उस सिचुएशन में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जब वो हाईएस्ट हाइट पर जाकर के पहुँचेगा तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेनी है, इस ऑब्जेक्ट की हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेनी है। वही गतिज ऊर्जा जो होगी बच्चों वो उसकी स्थित ऊर्जा में जाकर के बदल जाती है। तो आइए हम इसकी गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या होता है सर, 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, तो m का मान बच्चों 500 ग्राम दिया, इसको किलोग्राम बदलोगे तो आपको मिलेगा 0.5 इंटू में। ठीक है, 0.5, v का स्क्वायर माने 40 और गुणे बच्चों 40 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अब इसको काट दो बच्चों, यहाँ पर कितना हो गया, 20 हो गया, 20 पंचे 100 होता है तो मतलब 10 हो जाएगा। 10 यहाँ देखो 20 पंचे 100 माने 10 और गुणे 40, 10 गुणे 40 माने बच्चों कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा, 400 जूल। समझ में आ रहा है कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर हम इसको ट्रिक का यूज़ करके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है, अगर उसका हम लोग यूज़ ना करें ना तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो सकता है। इसलिए चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं वो हमें क्लियर होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर चैप्टर के कंसेप्ट हमें क्लियर होंगे बच्चों, देन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा, कह रहा है एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है अपने साथ 10 किलोग्राम का एक बक्सा लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। लड़के की सामर्थ्य, देखो सामर्थ्य निकालने का जो सूत्र है बच्चों P = W/T होता है, सबको पता है ना। तो W क्या है, किया गया कार्य। अब बच्चा कितना कार्य करेगा उसकी जो क्या होगा, कार्य कैसे पता चलता है बच्चों, कार्य का मतलब है mgh लगा दो, यहाँ पर क्या लगाओ, mgh। तो mgh कैसे निकालोगे आप, देखो ध्यान से, बच्चे का जो द्रव्यमान था वो 50 था, उस वस्तु का द्रव्यमान जिसको लेके वो चढ़ रहा था वो कितना था, 10। तो 50 10 60 जो है m की वैल्यू हो जाएगी। देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर W = mgh कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से बच्चों, P = m, m माने कितना रखोगे, 60। ठीक है, और g की वैल्यू आप यहाँ पे फाइनली क्या करो, 10 ले लो। ठीक है,
ठीक है, 60 इंटू 10। और h माने कितनी ऊंचाई तक चढ़ रहा है बच्चों, 10 मीटर की ऊंचाई तक वो चढ़ रहा है। ठीक है, देखिएगा इसको थोड़ा सा फिर से लिखते हैं। देखिए p इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, तो p इक्वल टू mgh करोगे, m हो जाएगा यहाँ पर 60 और g ले लोगे 10 और h कितना हो जाएगा बच्चों, 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ रहा है। अपान में ये बच्चों 1 मिनट कह रहा है तो यहाँ पर 60 सेकेंड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जी की वैल्यू है इसने 9.8 लिया है, क्योंकि ऑप्शन में कुछ इसी तरीके का यहाँ पर आंसर आ रहा है, 98 आ रहा है इसमें बच्चों। तो उसको जो है 98 तक होगा जब 9.8 लेकर के आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, MGH की वैल्यू जो है वो 9.8 आप लोग ले लीजिएगा। mg यहाँ पे जब आप 9.8 लेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर अगर हम लोग कितना ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग 9.8 लेते हैं तो देखो 60 से 60 कट जाएगा। ठीक है, 9.8 इंटू 10 तो 98 हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को लाइक ना किए हो बच्चों तो लाइक कर दो, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो कभी न कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 10 अश्व शक्ति के मोटर द्वारा, 10 अश्व शक्ति, देखो हार्स पावर बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, 7.46 मीटर गहराई की कुएं से पर सेकंड पानी खींचा जा सकता है। कितना पानी खींचा सकता है, देखो बच्चों यहाँ पर आपको फार्मूला जो यूज़ करना होगा वो है P इक्वल टू W/T। ध्यान दीजिए, और जो W है बच्चों वहाँ mgh लिखा जा सकता है, ध्यान समझते चलना आराम से। P इक्वल टू लिखा जा सकता है बच्चों mgh/T लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या पता है, पावर पता है, लेकिन अश्व शक्ति में पता है, क्योंकि यहाँ जो फार्मूले में हम लोग पावर यूज़ करते हैं वो 8 में होता है। तो एक अश्व शक्ति मीन्स एक हार्स पावर जो होता है वो 746 वाट के इक्वल होता है। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7460 वहाँ पर आ जाएगा। पी की वैल्यू रख देंगे। हमें यहाँ पर इसका द्रव्यमान m निकालना है, तो हम कैसे निकलेगा, देखो टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, देखो ध्यान से, m इक्वल टू जो यहाँ से निकालेंगे बच्चों तो हो जाएगा PT अपान में MH हो जाएगा, नहीं m तो निकालना है हमको ना, GH हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा GH, m इक्वल टू PT अपान GH। ठीक है, हमें यही बताना है यहाँ पर कितना द्रव्यमान का पानी वहाँ से निकलेगा। अब देखो P माने कितना हो जाएगा, 746 गुणे 10, ये P का मान हो गया। टाइम कितना, 1 ही सेकेंड बोला है इसने। ठीक है, और अपान में G की वैल्यू और H की वैल्यू जो दी गई है उसको आप जब पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे कितना आ रहा है। मैं बता देता हूँ इसका आंसर बच्चों 100 किलोग्राम आएगा। बाकी आप इस फार्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहे हैं 2 मशीनें बराबर कार्य को 20 मिनट में और 30 मिनट में समाप्त कर सकती हैं। पहले मशीन की सामर्थ्य 120 वाट है, दूसरे मशीन की सामर्थ्य होगी। देखो बच्चों, जब 2 मशीनें इस तरीके से, 2 मशीनों का उनके टाइम के रिस्पेक्ट में जब रेशियो दिया रहेगा ना, तो वहाँ पर जो रिलेशन यूज़ होता है उसको थोड़ा सा सुनिए आप हमसे, खूब ध्यान से सुन लीजिए। पहले जो रिलेशन होता है बच्चों उसको आप हमेशा याद रखिएगा। सामर्थ्य के लिए P1/P2 जो होगा वो बच्चों हमेशा इक्वल होगा T2/Tn के, उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब पहले की सामर्थ्य बटे दूसरे की सामर्थ्य, ठीक है, बराबर दूसरे के लिए द्वारा लिया गया टाइम बटे पहले के द्वारा लिया गया टाइम। ठीक है, तो P1/P2 वैल्यू यहाँ पर पुट करिए आप, देखिए। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए P1 कितना है, पहले मशीन की सामर्थ्य बच्चों 120 दिया गया है, दूसरे की आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब T2 दूसरे मशीन द्वारा, ठीक है, मशीनें 2 मशीनें बराबर का 20 मिनट और 30 मिनट, तो दूसरा वाला जो है वो 30 है, पहले वाला 20 है। इसको सेकेंड में बच्चों बदलने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे समान अनुपात निकाल रहे हो तो ये कट जाएगा, 0 0 कट गया। अब देखो P2 निकालना है तो P2 बराबर ये इधर जाएगा, पहले इसको काट लो, 3 चौक 12 40 आएगा ना, और 40 दूना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। P2 बराबर जो आपको मिलेगा बच्चों वो कितना मिलना चाहिए, यहाँ पर 80 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगला ऑप्शन हमारा यही होगा। सी तक हम देख रहे हैं 100 वाट है, 40 वाट है, 60 वाट है, तो 80 वाट आंसर आ रहा है बच्चों। तो आंसर नंबर डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा।
रिलेशन क्या याद रखना है, P1 अपान P2 इज इक्वल टू T2 अपान T1। देखो एकदम शार्ट में ट्रिकी फॉर्म में हम आपको समझा रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों को आप लोग समझते चलेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहे बच्चों, एक तालाब से 60 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टंकी में 20 घन मीटर जल आता है। ठीक है, यह टंकी एक पंप के द्वारा तालाब से 3 घंटे में इतना भर जाती है। पंप की सामर्थ्य निकाल लेंगे, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी निकाल करके बच्चों पहले mgh निकाल लीजिएगा, अपान टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है सर, P इक्वल टू mgh यूज़ करना है। ठीक है, mgh अपान में टी टाइम दिया है। ठीक है, m आपको पहले निकालना पड़ेगा बच्चों, घनत्व आयतन घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, तो वहाँ पर आपको द्रव्यमान निकालना, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व कर देंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं आराम से, P इक्वल टू mgh अपान टी रखेंगे, फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चेक करके मेरे साथ आंसर अपना शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं बच्चों। ठीक है, द्रव्यमान जब आप लोग इसका निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, टंकी में 20 घन मीटर जल आता है। घन मीटर का मतलब ये 20 जो है बच्चों इसका आयतन दिया है। ठीक है, अब इस आयतन को 10 की घात 3 से आपको घनत्व से इससे गुणा करना पड़ेगा। तो आयतन गुणे घनत्व जब करोगे तो द्रव्यमान आ जाएगा, माने 20 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम इसका द्रव्यमान आएगा। 20 गुणे 10 की घात 3, ठीक है, इसका द्रव्यमान आएगा। चलो m का वैल्यू तो मैंने खुद ही बता दिया। ठीक है, g की वैल्यू आप 9.8 रखिएगा, h की वैल्यू 60 रखिएगा। आप 3 घंटे 16 मिनट जो दिया है बच्चों इसको सेकंड में बदल के भाग दे दीजिएगा और बताइएगा आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। ठीक है, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों लिखा हुआ है, एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबिल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है, इसे 2 मीटर पर सेकंड की दर से लपेटती है। मोटर की शक्ति बच्चों आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो मोटर की शक्ति जो है वो कैसे निकलेगा, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी होता है। P इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ध्यान समझिएगा बात को हमारे। P इक्वल टू बच्चों क्या होता है, W अपान टी होता है। तो पहले हमें यहाँ पर वर्क डन फाइंड करना होगा। वर्क डन कितना होगा, यहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है बच्चों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी एनर्जी ज्ञात करनी पड़ेगी। जब इसकी एनर्जी को आप लोग ज्ञात करेंगे तब जा करके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं। तो इसको ज्ञात करने का मैं जो सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूँ, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी जो है बच्चों ना, इसको ना यूज़ करके अगर एक सिंपल सा फार्मूला हम आपको बता दें तो उसके आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। वो है बच्चों P इक्वल टू एफ वी, यहाँ पर यूज़ कर दीजिए आप। फार्मूला याद रखिएगा, P इक्वल टू या क्या यूज़ कर दोगे, एफ वी। एफ माने क्या है बच्चों, यहाँ पर फोर्स है। ठीक है, ठीक है, और V क्या है बच्चों, यहाँ पर वेलोसिटी है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबिल इतना जो है न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है, तो फोर्स दिया है और साथ ही साथ वेलोसिटी दिया है। दोनों को उठा के मल्टीप्लाई करा दो, आपको मिल जाएगा यहाँ से फाइनली आंसर। कितना हो जाएगा बच्चों, 4500 और गुणे में 2, मतलब यहाँ पर आपको हो जाएगा बच्चों 9000 वाट। ठीक है, 9000 वाट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 9000 वाट होगा बच्चों। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ना वो यहाँ पर थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया है, 9000 नहीं सही है, 9 किलो वाट हो जाएगा ना, ये ऑप्शन है हमारा। 9000 वाट माने क्या हो जाएगा बच्चों, 9 किलो वाट। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9000 किलो वाट नहीं होगा, 9 किलो वाट होगा, क्योंकि 9000 वाट आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। सब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। एक पिंड मशीन द्वारा चलाया जाता है जो कि समय t तथा स्थिर शक्ति प्रदान करता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होगी। जो तय की गई दूरी होती है बच्चों ना, वो t की पावर 3/2 के समानुपाती होती है। इसको आप सॉल्व ना करिए, याद रखिए, आप हमेशा इसको याद रखिएगा, t की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। जो डिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है t की पावर 3/2 की। रिलेशन है, डेरिवेशन होता है इसका, मत सोचिए। एक पिंड मशीन द्वारा चलाया जाता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मशीन से चलाया जाता है जो कि t समय तक स्थिर शक्ति प्रदान करता है। उसको चलाने के लिए जो है एक कांस्टेंट पावर उसको देता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है, जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो t की पावर 3/2 के बच्चों यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से सारे के सारे कंसेप्ट को समझ रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चों नहीं होगी, ठीक है।
कह रहा है 1 टन भार की कार को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समतल सड़क पर चलाया जाता है। अतिरिक्त अश्वशक्ति जो इंजन को विकसित करनी होगी ताकि वह चाल 5 में एक प्रवणता वाली ढाल के साथ साथ ऊपर की ओर जाते हुए बनाई जा सके। तो यहाँ पर बच्चों आपको जो कुछ भी दिया गया है वो तो दिया ही गया है। आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको जो फार्मूला यूज़ करना होगा वो यूज़ करना होगा P=mg sin θ/v। ये बच्चों अलग का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों के एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जा सकता है। फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। P=mg होगा, ठीक है, इनटू में sin θ/v, ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ होता है। m और g पता है, sin θ की वैल्यू बच्चे यहाँ 1/5 हो जाएगा। sin θ बराबर लंब बटे कर्ण होता है, वहाँ से sin θ की वैल्यू 1/5 आपको यहाँ से मिल जाएगी। और सारी वैल्यू पता है, आप इसको पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग इसको करेंगे, बाकी नहीं भी करेंगे, बहुत ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन नहीं है। आंसर इसका हम आपको कहिए तो बता दें 22.34 इसका आंसर आएगा। बाकी आप लोग सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। जो फार्मूला मैंने आपको बताया उस फार्मूले पे केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला मनुष्य 40 पग वाले सीढ़ी पर 10 सेकंड में चढ़ जाता है। सीढ़ी के प्रत्येक पग की ऊंचाई इतनी हो तो मनुष्य की सामर्थ्य हो। तो क्या लगाओगे फार्मूला भाई, P=W/T, ठीक है। अब W माने यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, mgh लगेगा। m माने उसका द्रव्यमान है कितना, m माने 50 किलोग्राम का है। g कितना रखेंगे आप लोग यहाँ पर, g की वैल्यू बच्चों 9.8 रख देंगे, गुणे h कितना रखेंगे। देखो कई सीढ़ी चलता है 40, ठीक है, और एक सीढ़ी कितनी है 0.20 ना, तो हो जाएगा 40 और गुणिया 0.20, ठीक है, अपान में, ठीक है, अपान में कितने समय में चलता है 10 सेकंड में। 10 से इसको आप क्या करोगे, भाग दोगे, बस सिंपल सा कंसेप्ट हो जाएगा आपका। 50 क्या है, mgh फार्मूला होता है, 50 उसका द्रव्यमान m है, 9.8 g की वैल्यू है, और h क्योंकि वो 40 पग चला है और एक पग में वो 0.2 मीटर जो है चलता है, तो 40 पग में कितना चलेगा, 40 हम लोग यहाँ पे कर दिए तो mgh हो गया। तो mgh अपान में t यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे, आराम से आपको प्राप्त हो जाएगा। सॉल्व करिएगा और आंसर मुझे बताइएगा। सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी और आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग आराम से बच्चों सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ठीक है। कह रहा बच्चों कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान स्प्रिंग से लटका देने पर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान स्प्रिंग से लटका देने पर 1 सेंटीमीटर का खिंचाव उत्पन्न होता है। स्प्रिंग की ऊर्जा क्या है, स्प्रिंग की ऊर्जा क्या है बच्चों, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हम आपको आज के टास्क में देना चाहते हैं, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा वो क्या है, कह रहा है यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अभी हमने आपको दिखाया है रिलेशन, अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो फिर बच्चों और अच्छी बात है ना। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, याद करिए क्या रिलेशन वहाँ पर मैंने बताया था बच्चों। द्रव्यमान यहाँ पे है, काइनेटिक ऊर्जा के बीच में रिलेशन अभी मैंने आपको सिखाया था, थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। हमने सिखाया था बच्चों कि जो P होता है वो √2 km के इक्वल होता है। कह रहे द्रव्यमान m के एक कण का संवेग P है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो K का मान हमें निकालना है। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, यहाँ P² आएगा, यहाँ बच्चों 2 km आ जाएगा ना, तो हमें K चाहिए गतिज ऊर्जा। तो K बराबर कितनी आ जाएगी, देखो P² अपान में 2m आपको यहाँ से मिल जाएगी। मतलब इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, P² अपान में 2m। तो मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आपका करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, P² अपान में कितना बच्चों 2m यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बच्चों ज़रूर से ज़रूर क्लियर हो रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको शायद नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आप सोच रहे हो कि सर कितना क्वेश्चन कराओगे, बस 25 क्वेश्चन है, बट वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है बच्चों, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं, बट आप कर लीजिए, अच्छे हैं आपके लिए। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु, गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा दोनों घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थिर ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा घटती है, स्थिर ऊर्जा बढ़ती है।
गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है। ठीक है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो उसकी हाइट जो है वो कम होगी ना, उसकी हाइट जो होगी बच्चों क्या होगी, कम होगी। जब हाइट कम होगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। और उस गतिज ऊर्जा मीन्स उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, जबकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा, वाट घंटा, वर्ग और जूल। सब बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा जिसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ये ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। कैसा मात्रक है, व्यवहारिक मात्रक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समूह लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान सुनो बच्चों, एक प्रोटॉन को तथा एक इलेक्ट्रॉन को पास लाने पर, जब उनको पास लेकर के आप आओगे तो क्या होगा, उनकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो घटेगी या बढ़ेगी। ऐसा बच्चों आप लोगों से पूछा जा रहा है, दिमाग लगाइए आप लोग। ठीक है, क्या कह रहा है, घटेगी या बढ़ेगी, दिमाग से प्रयोग करो। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे अपोजिट चार्ज होता है। जब उनको आप लेकर के एक दूसरे के पास आओगे दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स उनकी वेलोसिटी तब बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब ये है कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटेगी। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक जलपंप जो पेट्रोल से चलता है, इतना गहराई से इतना इतना। ये आसान सा क्वेश्चन है, अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया, आप लोग करेंगे, न्यूमेरिकल है, इसको करके मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, एक बंदूक से 5 ग्राम की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक की नाल 1 मीटर लंबी है तो गैस के दहन से गोली पर लगने वाला बल, गोली पर कितना बल लग रहा है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बच्चों। देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट लगेगा, कितना बल लगेगा, जो वहाँ पर जो बल लगेगा उसके लिए कंसेप्ट लगेगा बच्चों एफ एस। ध्यान देना, एफ एस इज इक्वल टू, यहाँ कंसेप्ट लगेगा 1/2 mv²। सर ये क्या है, एफ एस जो है वो उस बंदूक की नाल के लिए जो विस्थापन हो रहा है उसके लिए यहाँ पर बात हो रही है। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को, नहीं समझ में आ रही बात बच्चों, आराम से समझ में आ रहा होगा। mv² जो है वो उस बुलेट की, उस गोली की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस पे लगी हुई ऊर्जा के क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको यहाँ से f निकालना है, तो f किसके बराबर हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसको आप फार्मूला समझते रहिए। जब यहाँ से आप f निकालोगे बच्चों तो f का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा mv²/2s हो जाएगा। ठीक है, अब आप सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो खटाखट। m की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर 5 × 10⁻³ हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में बदलने के लिए आप 1000 से भाग देते हो। v का स्क्वायर मतलब वेग कितना है बच्चों, 100 × 100 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 100⁻2 हो जाएगा, और पूरे के अपान में 2 × 1 हो जाएगा। बस इसी को आप जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको बच्चों 25 न्यूटन यहाँ पर आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा, 25 न्यूटन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखो 10 का घात यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है 10⁻³ है, तो 3 शून्य यहाँ है, यहाँ 4 शून्य है, 3 शून्य 4 शून्य से कट जाएगा। यहाँ 5 × 10 50 बटेगा, 50 को 2 से भाग दोगे 25 आ जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें, ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, एक चेन एक घर्षणहीन मेज के ऊपर इस प्रकार रखी है कि उसका 1/5 भाग मेज के किनारे से नीचे लटका है। यदि चेन की लंबाई L तथा द्रव्यमान m है तो चेन के लटके हुए भाग को ऊपर खींचने में किया गया कार्य कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। किया गया कार्य यहाँ पर W = Fs के कंसेप्ट का यूज होगा। अब आपको ये पता करना होगा कि हमें कितना फोर्स वहाँ पर लगाना होगा, कितना फोर्स हमें लगाना होगा,
और उसकी कितनी लंबाई को हमें वहाँ पर खींचना है, इस कंसेप्ट का आप वहाँ पर यूज़ करके दिमाग लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कर पाते कि नहीं। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बोला था कि वीडियो में कुछ कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे, कुछ टास्क दिए जाएंगे जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको फिजिक्स से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आशा करते हैं कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मज़ा आया होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, हम उसको फिर से समझा देंगे। और जो क्वेश्चन में टास्क आपको दिया गया है जो इसमें वीडियो में, उस टास्क को कंप्लीट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मैथ के वीडियो के साथ शाम को 3 बजे। तब तक के लिए ऐसे ही दंगल मचाए रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।